Assalamualaikum, good morning everybody. Good morning and welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. क्या हाल है? हालात अच्छे हैं लेकिन लाहौर के हालात कुछ बेहतर नहीं हो पा रहे, इसलिए कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाख तरदीद कर लें जो इख्तिदार पर बैठे ऐवानों में बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं। तरदीद करनी भी नहीं चाहिए ना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है। लाख कदगने लगा लें कि इसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो हकीकत है, जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए कि वो किस तरह से सांस की मुख्तलिफ तकलीफ में मुब्तला है। अच्छा कहना जस्ट से बाय द वे एज वी स्पीक इस वक्त भी लाहौर जो है वो दुनिया में अगर आप पोल्यूटेड शहर देखें ना तो दूसरे नंबर पे लाहौर है 306 नंबर्स के साथ पॉइंट्स के साथ, और सबसे पहले नंबर पे आई एम सॉरी टू से ढाका है। और हमारी क्रिकेट टीम जो है ना इस वक्त ढाका में, आपको पता है कि सारी वो गेम्स चल रही हैं, तो ढाका इज नंबर 1। तो ढाका से भी पूछ लेंगे कि वहाँ पे कितनी मुश्किल आ रही है सांस लेने में और वहाँ क्या सूरत हाल है, लेकिन ढाका इज नंबर 1, लाहौर इज नंबर 2। और यू नो व्हेन इट कम्स टू लाहौर, तो जब दिल्ली आता है नंबर 1 पे या नंबर 2 पे लाहौर आता है, या नंबर 1 पे लाहौर आता है, नंबर 2 पे दिल्ली और ढाका, Lahore is a far beautiful city than any of these cities. Not that I've been to Dhaka, by the way. Not वैसे जो हमने मनाज़र देखे हुए हैं, विजुअली जो देखे हैं, अभी लाहौर is stunning. लाहौर is stunning. और अगर किसी को लगता है कि जनाब ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, लाहौर को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, फिर लाहौर हमारी जन्मभूमि है, लाहौर को कोई क्यों बदनाम करने की कोशिश करेगा। लाहौर का नाम जब किसी भी इस किस्म की फहरिस्त में आता है तो आपसे ज़्यादा शायद हमें दुख होता है, बिकॉज वी वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर। So लाहौर इज लव और लाहौर को बचाइए, लाहौर की हिफाजत कीजिए। अब जी कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, और पंजाब में अब से 5 जनवरी तक है जी। मैं जल्दी से आपको ये कंफर्म भी कर दूं, 15 जनवरी तक सैटरडे संडे तो एक छुट्टी होती है, 7 मंडे को भी छुट्टी जो है उससे क्या फर्क पड़ेगा किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन वगैरह कम हो, सड़कों पे ट्रैफिक कम हो। आपको पता है जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल रन की कितनी गाड़ियाँ होती हैं, वैन्स होती हैं, बसेस होती हैं, ये सब कुछ कर्टेल करने के लिए वो एक्टिविटी जो है जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ती है, उसको कर्टेल करने के लिए वीकेंड जो है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो सैटरडे संडे और मंडे ब्रेक मिल जाएगा। सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी होती है, मंडे को भी छुट्टी होगी, तो हफ्ते में 3 दिन जो है वो गाड़ियों का सर्टनली, देखिए स्कूल जाने की वजह से गाड़ियों का सर्टनली रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिसेस मतलब और भी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो दिस विल गो ऑन टिल 15th of Jan। ये जो लेटेस्ट है ये लिया गया। एटलीस्ट देखिए अब इस किस्म के मेजर्स लिए जा रहे हैं तो ये भी तो एडमिट कर लेना कि क्यों लिए जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट देख लें, क्लाइमेट देख लें, आजकल क्या हो रहा है, मतलब इस बात को ना डिनाई करें, वरना फिर हम लोग ये पूछेंगे तो फिर आपने मंडे की छुट्टी क्यों की है। तो दिस इज ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। बाय द वे कराची इज ऑन द 3rd प्लेस, सो ढाका, लाहौर एंड कराची। अगर आप एयर क्वालिटी कल परसों में शाम को देख रहा था, सुबह से एक गिलाफ सा चढ़ा होता है एनवायरनमेंट में, एक धुंध सी छाई हुई है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, विच इज नॉट फॉग, बस वो मट्टी ही है, बेसिकली धुआं ही है, पोल्यूशन ही है जो इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही होती है, और आप उसको टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि धुंध होती है तो वो नज़र आ जाती है ना, यहाँ धुंध वाला उनसर नहीं है, तो बस धुआं और पोल्यूशन ही है जो नज़र आता है। अच्छा तो ये ऑब्वियसली ज़रा एक हम बहुत कीनली इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि जियो पाकिस्तान आवर शो इटसेल्फ इज इन द 6th ईयर। हर साल इन महीनों में हम यही बात कर रहे होते हैं, तो अब हम ज़रा कंपैरिजन करना स्टार्ट हो गए हैं कि व्हाट वर वी डूइंग लास्ट ईयर, क्या यही सिचुएशन थी, क्या इतनी ही बुरी थी। और शुरू में तो पता है इस फिनोमेना का ज़्यादा पता भी नहीं था, इल्म भी नहीं था ना, नॉलेज भी नहीं थी, वो फॉग और स्मॉग और उस चीज़ में कंफ्यूज ही रह के हो क्या रहा है, और यही सोच रहे होते थे कि जनाब बड़ा सुहाना मौसम हुआ है और कुछ नजर नहीं आ रहा। और सुहाना अभी भी थोड़ा सा और जो बुजुर्ग हैं उनको अस्थमा और दीगर इश्यूज हो रहे होते थे, तो फिर पता लगता था कि जनाब ये तो कुछ गड़बड़ है, और इस धुंध में बहुत सारा धुआं, बहुत सारी पोल्यूशन की मिलावट हो चुकी है जिसकी वजह से ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा एक बात ये होगी, और दूसरी बात जो कि हम जरा डिटेल में बात करेंगे लेटर इन द शो, लेकिन डिड यू वॉच द मैच? माना कि पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर लिया, T20 सीरीज जो थी बांग्लादेश के साथ, वो सब कुछ हो गया था, एंटरटेनिंग था वैसे, एंटरटेनिंग, वी ऑलमोस्ट डिड नॉट मेक इट। और वो जो डिड नॉट मेक इट वाली में मैं जरा कंफ्यूज ही थी, देख रही थी कि ये क्या गेम चल रही है। सो इट वाज अ मैच टू वॉच। मैच पड़ जाने वाली बात थी, तो मैच पड़ गया था कल, आखिरी बॉल पे खैर हम लोग मैच जीत गए। और आखिरी बॉल से पहले वाली बॉल पे क्या हुआ, हम हार रहे थे, वो भी एक सूरत हाल थी।
सो कंग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान। लेकिन कल के मैच की तफसीली भी हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए कल वाले मैच का, बिकॉज ये बहुत ही अजीब किस्म के तरीके से वी हैड टू विन सो वी वन, बट द मैच इटसेल्फ बड़ा उसको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, पीडीएम क्या फैसले कर रही है, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में, इस बारे में आपको बताते हैं। मुल्क में जारी सियासी भूचाल में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इसने भी कल अपनी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया। 4 घंटे की बैठक में लाहौर जलसा, लॉन्ग मार्च, अच्छा पहिया जाम की ऑप्शन भी आई है, शटर डाउन की तजावीज़ भी हैं जिस पर गौर किया गया। पीडीएम रहनुमाओं ने अपनी सिफारिशात, अपनी जो चीज़ें हैं, पॉइंटर्स हैं, वो तैयार कर लिए हैं और आज पीडीएम के सरबराही इजलास में, कल स्टीयरिंग का हुआ था, आज सरबराही इजलास में फैसला होगा कि हुकूमत के खिलाफ अब क्या करना है। सो ये डिसाइड कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ क्या हो रहा है हुमा? दूसरी तरफ आपको बताएं कि ओपोजिशन जमातों ने ईवीएम और ई वोटिंग पर अदालत जाने का ऐलान भी कर रखा था और 1 हफ्ता होने को आ रहा है। ओपोजिशन की तरफ से कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि बोला तो उन्होंने काफ़ी ज़ोरों शोर से था, तो यही तवक्को थी कि स्टार्ट भी हो जाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, बट नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। दरखास्त नहीं दी अब तक? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। बहरहाल ये भी आपको बता दें कि पीडीएम पहले भी हुकूमत के खिलाफ कई मरतबा एहतजाज कर चुकी है, लेकिन हुकूमत को बज़ाहिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये देखना पड़ेगा कि आज अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ किस प्लान के साथ सामने आती है। तो पीडीएम को थोड़ा सा इस बात पे भी गौर करनी चाहिए कि वो उनका कोई इतना जोर है नहीं वैसे, बिकॉज अनाउंसमेंट्स बहुत चीज़ों की होती हैं, उसके बाद हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स एट डूइंग समथिंग होता है एंड देन इट ऑल जस्ट चलें। पीडीएम की एक अहम जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, कल स्टीयरिंग कमेटी का जो इजलास था और आज फिर सरबराही इजलास होगा, क्या फैसले मुतवक्के हैं, क्या एक्सपेक्ट करें? हुकूमत के खिलाफ सब ऑप्शंस मोर और लेस आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, एक लॉन्ग मार्च वाला रह गया है, तो अब नया क्या होगा? देखिए, इस वक्त जिन ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है उनमें एक तो जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च है और वहाँ पे इस हुकूमत के ख़ात्मे तक धरना है, उसके ऊपर यकीनन जो है वो मीटिंग में गौर होगा और उसमें कोई मुस्बत फ़ैसला होने की भी तवक्को है। दूसरा ये है कि पीडीएम जो आवामी आगाही की मुहिम जिसमें रैलीज़ हैं, जलसेज़ हैं, वो जारी रखे हुए है, उसको और मौसर तरीके से जो है वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपोजिशन का ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत की नालायकियों, नाअहलियों के ऊपर जो है वो आवाम को आगाह करे। और दूसरा, आवाम जिन मसाइल का शिकार हैं हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, तो उसमें आवाम की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ शामिल करें। चलिए ठीक है। राना साहब, ये भी बताएं, पीडीएम कारकुनान लाहौर एहतजाज की तारीख के इंतज़ार में हैं, तो इसका कब ऐलान होगा ये बता दें, और इसके अलावा इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च पर कोई हतमी बात हो सकी है अब तक? देखिए, जहाँ तक इन हाउस तब्दीली का मामला है, वो तो आप समझें कि 1 हफ़्ता पहले हो चुकी थी। जिस दिन हुकूमत ने जॉइंट सेशन बुलाया पहली मरतबा, तो उस दिन इनके पास जो है वो तादाद पूरी नहीं थी और तकरीबन 50 के करीब लोग जो थे, जिनमें इनके अपने लोग 22-23 लोग थे, वो ना वहाँ पे आए वज़ीर-ए-आज़म की दावत पे, खाने पे, और ना वो वोट देने को तैयार थे। इत्तेहादी जो है वो अलहदा नाराज़ थे। तो यही वजह है कि फिर हुकूमत को एक अनाउंस्ड नोटिफाइड जॉइंट सेशन जो है, और ये भी मेरा ख्याल है इस मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ है, उसको मुअख्खर करना पड़ा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है, और ये मसनूई तरीके, ये जो जबर है, इसके ज़रिए से हुकूमतें जो है वो कायम तो रखी जा सकती हैं लेकिन चलाई नहीं जा सकती। तो ये सिलसिला जो है ये सबके सामने हुआ है। अब देखें कि इसमें अपोजिशन जो है वो क्या फ़ैसला करती है। अदम एतमाद की तहरीक अगर गैर सियासी मुदाखलत ना हो, गैर आइनी मुदाखलत ना हो, तो ये हुकूमत जो है वो एक दिन नहीं चल सकती। ना अवाम इसके साथ है और ना मुंतखब नुमाइंदे इनके साथ हैं, जिस तरह से भी वो मुंतखब हुए। तो अब इसमें जो इनको जिस तरह से कायम रखा गया, अब देखते हैं कि ये
कब तक ऐसे जो है वो रखा जा सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनको कब तक ऐसे रखा जा सकता है? अगर गैर आइनी मुदाखलत ना हो तो फिर ये एक दिन भी नहीं चल सकते, ना आवाम इनके साथ हैं, ना मुंतखब नुमाइंदे जिस तरह भी वो मुंतखब हुए। राना साहब, अब बता दीजिए, अपोजिशन ने ऐलान किया था कि EVM और वोटिंग पर अदालत जाएंगे। एक हफ्ता तकरीबन हो चुका है, कोई दरख्वास्त अब तक हमारी नज़र से नहीं गुजरी है जो जमा कराई गई हो सुप्रीम कोर्ट में। क्या इरादा है सर? जी, EVM और जो दूसरे इलेक्शन लॉज हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशल फोरम पे जाने की जो बात है, वो जो स्टीयरिंग कमेटी है उसमें एक वकला की टीम जो है वो मुकर्रर की गई है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बड़ा गौर व फिक्र और सोच समझ के जो है वो पटिशन तैयार करनी पड़ती है। तो उसमें जितना टाइम दरकार होगा उतना टाइम ही लगेगा, और ये फ़ैसला हो चुका है और इंशाल्लाह इन फैसलों को जुडिशल फोरम पे चैलेंज करेंगे। अच्छा राना साहब, एक और अगर राना साहब हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल राना साहब, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो गर्दिश कर रही है, वायरल हुई है। नून लीग बड़ी अहम फरीक है इस मामले में, तो कोई कमीशन किसी तहकीकात की दरख्वास्त का इरादा रखते हैं आप लोग कि इसको ज़रा मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाए? देखें, मुस्लिम लीग नून इस ऑडियो टेप जो चल रही है उसमें अहम फरीक नहीं है, बल्कि वो तो मज़लूम है। उसमें फ़रीक तो चीफ़ जस्टिस साहब हैं और बाज़ दूसरे लोग हैं जिनकी कहानी वो सुना रहे हैं, जिनकी मजबूरी वो बयान कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसके लीडर को, मियां नवाज शरीफ को और उनकी बेटी मरियम नवाज़ को नाहक सज़ा दी गई, उनके साथ जुल्म किया गया। और ये वीडियो जो है ये हमारी नज़र में नहीं बल्कि वो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो 100% दुरुस्त है। इनका एक एक दिन का अमल जो है वो इस वीडियो में जो वो बात फरमा रहे हैं उसकी वो तस्दीक करता है। तो इसलिए आवाम के ज़हनों में तो कोई शुबा नहीं है, हमें भी इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को शक है तो वो दूर कर ले, वो इसकी इंक्वायरी कमीशन बना के, लेकिन वो कमीशन ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ़ इसके ऊपर मड्डा डालने के लिए ना हो, वो फिर हकीकत को पहुँचे, उसके ऊपर तमाम जो है वो मुतल्लका जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनका एतमाद होना चाहिए। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। और लेट्स सी कि आज क्या फ़ैसले होते हैं और ये जो मुबैना ऑडियो लीक है इस पर क्या मौक़िफ़, एज़ इन क्या अब आगे क्या करती है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो इसके अफेक्टी हैं। अच्छा जी, ऑफ कोर्स इसके भी बड़े वर्जन्स अब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन बाय द वे शुरू में हम वो बात करना तो भूल ही गए। आपको पता है बड़े सगीर में एक तारीख रकम की गई है। तारीख इस तरह रकम की गई है कि एक शख्स है अक्रॉस द बॉर्डर, उसे सबसे महंगा, सबसे भारी कीमत उसे एक चाय के कप की चुकाना पड़ी, और उसके बाद उस सबसे महंगा चाय का कप पीने की वजह से उसे मेडल से भी नवाज दिया गया। अब्दुल्ला, जिसके कम आउट में देखना है, एवरीबडी नोज, कल से वो अभिनंदन जो कि अब पहले विंग कमांडर अभिनंदन अब जो ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं, उनको 3rd हाईएस्ट अवार्ड जो है वो उनकी हुकूमत यानी इंडिया की तरफ से मिला है। और पाकिस्तान तो माशाल्लाह, मतलब अगर आप सोशल मीडिया देखते तो क्या क्या चीज़ें, जैसे कि अब्दुल्ला ने ये एक आपको एग्जांपल दे दिया कि सबसे महंगा पड़ा वो एक चाय का कप जो था, एक महंगा तरीन चाय का कप पीने पे उन्हें उस अवार्ड से नवाज दिया गया। बाय द वे, ये जिस डिलूजन में इंडियंस और इंडिया है, आई वंडर, क्योंकि इससे पहले इंडिपेंडेंट ज़राए और इवन यूएस की तरफ से जो खबर सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान के F-16 तैयारों का काउंट पूरा किया गया था और उसमें कोई एक भी कम नहीं पाया गया था, उसके बावजूद ये इस डिलूजन में जिंदा रहने के लिए तैयार हैं और उस पर अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं कि इसने बहुत ही मजे का केस सूरत हाल है कि जैसे इसने कोई F-16 तैयारा हिट किया हो। दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि आपको ये ले जी मनाजिर भी आपको, अगर आपका बहुत दिल चाह रहा था कि ये इस वक्त मलामत कर रहा होगा, एक बॉलीवुड की ना एक ट्विस्टेड मूवी लग रही है इधर, लेकिन खैर कहने का मतलब ये है कि वी रियली डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच। पूरे रीजन के लोगों को, इफ़ नॉट द वर्ल्ड, पता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इस बात को कुछ अरसा गुजर चुका है, तस्दीक हो चुकी है इन चीज़ों की फ्रॉम काउंटलेस इंटरनेशनल सोर्सेज, लेकिन इंडिया ने अगर अपनी पिक्चर्स आ गई हैं कि जनाब, लेकिन अगर इंडिया ये हुआ था एक्चुअली ये ऑन द ग्राउंड हुआ था, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने यही मानना है, जो मानना है और नवाजना है अपने आप को, ये सारे अवार्ड्स जो उनको मिल रहे हैं, तो लेट देम बी। ये हुआ था,
ये वो कप है जो जिसकी कीमत ये थी। वैसे इट इज एस्टोनिशिंग कि इतना बड़ा जेट जब गिराया जाता है तो वो एक मलबा साइड पे कोने पे पड़ा होता है, मतलब इट्स वेरी भारतीय अफवाज जो हैं वो ना, जिसको क्लेम किया जा रहा है कि कोई F-16 तैयार है जिसको गिराने की बदौलत इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है, ना उसका कोई मलबा, ना कोई फुटेज और ना ही इंडिपेंडेंट ज़राए इसकी तस्दीक कर सके। और उसके बरक्स जो इनके साथ हुआ वो तो दुनिया ने देखा, वो तो दुनिया ने देखा। इनका जहाज़ का मलबा, इनका यहाँ पे डिटेंशन में रहना और इनका वो उम्दा तरीन चाय का कप और उस पर इजहारे इत्मीनान। इतने दिल से अब्दुल्ला की निकली कर लिया हमने, आगे चलते इतना भी टाइम देने की क्या जरूरत है इस चीज़ को। अच्छा जी, ट्रिब्यूट ऑन जियो पाकिस्तान। तो आज जी हम याद कर रहे हैं मुमताज़ शायर, अदीब, मशहूर व मारूफ मिली नगमों के खालिक और दोहे कहने वाले जमीलुद्दीन आली साहब को। जनाब जमीलुद्दीन आली साहब आज ही के रोज़ 1925 को दिल्ली में पैदा हुए और आली जी ने दोहे लिखने में अपनी अलग शनाख्त बनाई। जमीलुद्दीन आली ने कई मिली नगमे भी लिखे। जरा कल के मैच की बात कर लें, अटकी हुई है गुफ्तगू कब से। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 मैच, सनसनी, इतने ज़्यादा सनसनीखेज मुकाबले की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। बल्कि मैं एक बात बताऊँ, वो कहते हैं ना कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो एंड तो वेल हो गया, देखिए कुछ इतना ऑल वेल था भी नहीं ड्यूरिंग द मैच। अगर आप सीरीज क्लीन स्वीप हो गई। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग ने मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों का ज़रा हशर नशर कर दिया, ज़्यादा देर इन्हें टिकने न दिया। बंगाल टाइगर्स 20 ओवर्स में 124 रन ही बना सके। और भाई अपना डेब्यू करने वाले शाहनवाज दानी की हम बात कर लें, कहाँ से इन्होंने शुरुआत की ज़िंदगी में सफ़र की और अब माशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अपने पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पर नजमुल हुसैन की इन्होंने विकेटें उड़ा दी और 125 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरी। तो आगाज़ बड़ा अच्छा था, फिर क्या हुआ? यही तो सारी बात है और ये समझाना है हमें। सिकंदर बख्त, बिल्कुल सिकंदर बख्त इज़ विद अस। सिकंदर, हाउ आर यू? सिकंदर, व्हाट हैपेंड, हाउ वुड यू? बड़ी खुशी हुई जी, जीत गए पाकिस्तान, ये अच्छी बात है, लेकिन इस मैच को इटसेल्फ क्या रेट करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा मज़ेदार मैच था, मगर जो एज अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझते हैं कि ये 18 ओवर में इनका टारगेट होना चाहिए था कि हम 18th ओवर में इसको ख़त्म कर दें। आखिरी ओवर तक इस किस्म के मैचेस को लेके नहीं जाना चाहिए कि हम आराम से कर लेंगे खेलते खेलते। देखें ना, आखिरी में जाके फंस गया, 1-2 विकेटें गिरी, वो हैट्रिक पे आ गया महमूदुल्लाह, उसने सरफराज आने के इतना सीनियर खिलाड़ी है वो नर्वस हो गया, वो आउट हुआ। उसके बाद हैदर अली जो नया बच्चा था वो आउट हुआ। 2 बॉलों पे 2 आउट हुए तो सारा ऐसा लगा कि पाकिस्तान का मैच हाथ से निकल जाएगा। तो कभी भी इस किस्म के मैचेस को ना आखिरी ओवर तक नहीं लेके जाना चाहिए। अगर आखिरी ओवर तक लेके भी जाए तो शायद 1 रन रहता हो, इसको 18वें ओवर में ख़त्म कर देना चाहिए। तो खैर एनीवे, मैच क्राउड आया था, उसने बहुत इंजॉय किया होगा। उसके अंदर फिर नवाज का भी इंसिडेंट हो गया जिसमें उसने अपने आप को विड्रॉ किया, एम्पायर ने डेड बॉल दे दी, वो भी एक मजेदार चीज़ थी। मगर ये कि वो बैट्समैन का राइट होता है कि अगर आखिरी वक्त में खेलने से पहले अगर अपने आप को विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। अच्छा, क्योंकि थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस, क्योंकि वो बहुत से लोगों को समझ नहीं आई थी कि एग्जैक्टली उस लास्ट मिनट पे हुआ क्या है। सिकंदर, अब ठीक है हम जीत गए, लेकिन कुछ सजेशंस जो कि नहीं होनी चाहिए थी इस कल के खेल को मद्देनजर रखते हुए, क्या आप मशवरा देंगे फॉर द कमिंग टूर्नामेंट्स एंड मैचेस? देखिए, मेरे मशवरों का कोई फ़ायदा वैसे होता नहीं है। हम जो है बहुत डर के खेलते हैं। जो कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि एक फियरलेस क्रिकेट की बात हो रही थी। रमीज राजा कह रहे थे हमें फियरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। व्हाट इज़ अ फियरलेस क्रिकेट? हमें डरना नहीं चाहिए। मैंने कल आपको जिक्र भी किया था, पूरा बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह खेला, उन्होंने फियरलेस क्रिकेट खेली। हम इस वक्त डिपेंड कर रहे हैं 2 लड़कों पे, बाबर के ऊपर, रिजवान के ऊपर। हम अगर थोड़ा सा बैटिंग को शफल कर देते, नीचे से लड़कों को ऊपर देखते तो वो आखिर वो क्यों नहीं वो रन्स करके देते हैं कि नहीं देते। देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर वो है। पाकिस्तान अगर तो अच्छे कोई टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप भी आने वाला है, दूसरे बड़ी सीरीज भी आने वाली है, तो ऊपर से 2 लड़के आउट हो गए तो नीचे वालों को रन्स करने हैं। तो वो एक तब्दीली की जा सकती थी कि थोड़ा सा शफल करके बाबर को नीचे ले आते या रिजवान को नीचे ले आते, किसी और लड़के के ऊपर भेजते कि जाकर रन्स करें। फिर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अभी तक लॉजिक समझ में नहीं आई कि आसिफ अली को क्यों नहीं खिलाया गया।
आसिफ अली ने कोई इतनी बड़ी चीज नहीं कि इसने 4 छक्के एक ओवर में मारे थे, तो वो उसके बाद तो उसको और बैटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, उसको ये तीनों मैच खेलने चाहिए था, उसको ऊपर के नंबर पे भेजना चाहिए था ताकि उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस मिले, वो बेहतर से बेहतर हो जितना वो अच्छा। सिकंदर, इधर आपको रोकूंगी, जरा कुछ हम साथ विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन जो देखने आए थे, उन्होंने इतना चेयर किया पाकिस्तान के लिए, विच वॉज क्वाइट एंडियरिंग टू वॉच। ये जिस बस में जा रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सारे, उन्होंने खुद ही वीडियो बनाई हुई है बाहर सारे लोग थे, that was quite nice to see. क्योंकि इससे पहले ऐसा लगता था कि कुछ मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो थोड़ा खराब था, वो मैं इसको जिक्र नहीं करना चाहता था। 1979-80 का था, उसको तो छोड़ दें, भूल जाएं तो बेहतर है, मगर वो हम भूल नहीं सकते जो भी हमारे साथ हुआ उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। मगर इट्स अ वेरी गुड चेंज, जिस तरह आप दिखा रहे हैं वहाँ का क्राउड, दे लव क्रिकेट। बांग्लादेश का जो जब भी मैं वहाँ गया हूँ, वो लोग क्रिकेट को पागल हैं, जिस तरह पाकिस्तान की कौम पागल है, इसी तरह वहाँ पर भी वो पागल है। Absolutely. अच्छा सिकंदर, that is good to hear, and of course जब अच्छा चेंज हो तो बड़ा उसका जिक्र भी करना चाहिए। 26 से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट, तो क्या चेंजेस आप उसमें देख रहे हैं कि होने चाहिए? मे बी प्लेयर्स कोई और तब्दील होने चाहिए, क्या सोच रहे हैं? नहीं देखिए, मैंने कल उस दिन जिक्र किया था कि ये जो बांग्लादेश जैसी सीरीज होती है, इसमें नए बच्चों को चांस देके उनको ग्रूमिंग की जाती है। मैं उस दिन जिक्र किया था, एक बिलाल आसिफ को ऑफ स्पिनर है, उसको लेकर जा रहे हैं, तो मैंने कहा था शायद वो मेरे साथ भी खेले में, मतलब उनकी उम्र, मेरा मतलब ये नहीं था कि बाकी वो मेरे साथ खेले, उनकी उम्र इतनी है 36-37 साल की, तो उनकी पेपर के ऊपर उम्र है, तो आप सोचे 2-3 साल तो ऊपर होंगे उनके। तो वो उस उम्र के बंदे को एक बांग्लादेशी जैसी सीरीज में ले जाना मतलब मेरे समझ से बाहर है। आप नए लड़कों को खिलाएं, आप जाहिद को खिलाएं। जाहिद जो दादू से जिनका ताल्लुक है, वनडे मैच खेले वो, उन्होंने 3 आउट किए, उसके बाद तो उनको गायब ही कर दिया, पता ही नहीं है कि वो किधर है। कभी उनको टेस्ट टीम में डालते हैं, आउट उन्होंने T20 में किया, उनको वनडे में डाल दिया, कभी उनको टेस्ट टीम में डाल दिया, उनको खिलाया ही नहीं। तो जिस तरह धानी को बेचारे को बड़ी मुश्किल से खिलाया, उसको भी फंसाया। तो आपको इस सीरीज में भी नए बच्चों को ट्राई करना था। अगर नए बच्चे आपके पास नहीं है तो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, जिस तरह की इस वक्त बांग्लादेश की हालत है, तो हमारे पास लड़के ही नहीं है। चलें जनाब, नए बच्चों को, नए लड़कों को ट्राई करना था, और ये बात हम पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा कर चुके हैं, और होपफुली कोई हमारी बात पे गौर कर ले और सुन ले और वाकई नए लड़कों को चांस दिया जाए। बहुत शुक्रिया। रोटेशन पॉलिसी पर अमल करना चाहिए। सिकंदर जल्दी से आप भी बता दें। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा कि ये लड़के तो चले गए हैं वहाँ पर। आप तो चले ही गए हैं ना? आप तो चले गए, वो खिलाने जब 11 की टीम जब बनेगी उसके अंदर अगर वो चाहें तो नए बच्चों को चांस दें। चले, हम तो यहाँ बात करते रहेंगे ना, शायद किसी के कान से गुजर जाए हमारी ये गुफ्तगू, और आने वाले जो सीरीज हैं इस किस्म की, उसमें कुछ अच्छा जी। थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग योर एनालिसिस। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट, और ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड। अभी तो टेस्ट भी स्टार्ट होना है, लेकिन कमिंग बैक टू सम अदर प्रेसिंग इश्यूज, आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब नई मुबैना ऑडियो क्लिप मुल्की सियासत पर छाई हुई है। ऑडियो क्लिप में साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देना होगी। ऑडियो क्लिप में साकिब निसार मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं मरीम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं, लेकिन उनको भी सजा देना होगी। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, बल्कि हो चुकी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब इस मुबैना ऑडियो की तरदीद की और कर चुके हैं, और कहते हैं कि ये फैब्रिकेटेड है बिल्कुल, और वो इस मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। अभी तो गौर ही कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस के मुबैना ऑडियो पर वो ज़रा बोल पड़े हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि जब भी नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमात चलते हैं तो किसी न किसी जज की वीडियो आ जाती है। उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब भी नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी की वीडियो आ जाती है, कभी एक जज की कोई तस्वीर फेक करके वीडियो दे देते हैं, कभी दूसरे जज की दे देते हैं, कभी किसी की वीडियो आ जाती है। आप असल अपना जो दिफा है वो क्यों पेश नहीं कर रहे? बच्चे को पता है कि नवाज शरीफ और जरदारी के अदवार जो थे वो क्या थे, और उनमें जितनी करप्शन हुई। लिहाजा इस बहस में जाए बगैर कि ये टेप किसकी है, क्या मामला है, क्या नहीं हुआ, कौम समझती है कि जो इनकी रसीदें हैं वो सामने आनी चाहिए।
लेकिन मल्टीमीडिया फोरेंसिक में महारत रखने वाले अमरीकी इदारे गैरेट डिस्कवरी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के दुरुस्त होने की तस्दीक की। उन्होंने कहा इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, ये एडिटेड नहीं है वीडियो, और वाज़ेह किया है कि ऑडियो टेप में कोई गड़बड़ मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने भी साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को अहम सबूत करार दे दिया है। कल PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में भी यह मामला ज़ेर बहस आया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ भी बोले कि साकिब निसार की ऑडियो टेप से वाज़ेह हो गया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने का मंसूबा बनाया गया। वैसे अगर देखा जाए तो राना शमीम का बयान हलफी, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जजेस की तकारीर और अब इस ऑडियो के बाद मुसलसल एक हफ्ते से अदालती फैसले सर्टनली ही मौजूए बहस बने हुए हैं। और मुबैना तौर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात भी ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब ये तो मुबैना तौर पर टेम्पर की गई है और किसी तकरीर का हिस्सा जो है जोड़कर ये ऑडियो बनाई गई है। लेकिन इस ऑडियो का जो जिस्ट है ना, जो रीढ़ की हड्डी है, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि किस तरह से बदकिस्मती से फैसले होते हैं और किस तरह से किसको लाने के लिए किस फैसले पर जोर दिया जा रहा है, वो तो किसी तकरीर से एज सच नहीं उठाई गई। और मतलब मैं तो यही कहूंगी कि मरकजी ख्याल ऑफ दिस ऑडियो उसका कोई वफाकी वज़ीर इत्तलात और दीगर लोग जो मुसर हैं कि जनाब इसको टेम्पर किया गया है, उसका कहीं किसी तकरीर में उन्हें जिक्र नहीं मिला। भाई फीफा की बात करनी है, अगर टाइम है तो कर दें, वरना भाई कौन होगा इस साल का बेहतरीन फुटबॉलर? फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने 2021 के बेहतरीन फुटबॉलर्स के अवार्ड्स की नामजदगियाँ जारी कर दी हैं। इसमें एक तवील फहरिस्त है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, अर्जेंटीना के लायनल मेसी हैं, ब्राज़ील के नीमार हैं, मिस्र के मोहम्मद साला हैं, फ्रांस के म्बाप्पे हैं, इसके अलावा फ्रांस के करीम बेंजेमा हैं और भी कुछ नाम हैं जो बहुत मुश्किल हैं, तो आप खुद ही ऑनलाइन देख लीजिएगा। Okay, we'll see you in the... How are you guys doing? Thank you so much for writing to us. अच्छा, अब हमने पिछले घंटे में आपको ज़रा एयर क्वालिटी वगैरह की बात की थी, लेकिन कोविड शायद रह गया था और एक दफ़ा दोबारा आपको रिमाइंड करवा दें कि इस वक्त अगर आप लहर देखें ना, वो 4th 5th वेव्स सब कुछ चल रहा है। यूरोप इज़ रियली अफेक्टेड राइट नाउ। अब फ्रांस भी सोच रहा है इस बारे में कि हमें लॉकडाउन लगा लेना चाहिए। जर्मनी तो ऑलरेडी कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, बिकॉज उनके फिगर्स जो हैं वो हज़ारों में हैं। जैसे कि कल हम आपको बता रहे थे कि एक हफ्ते में फ्रांस में 17,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं and the numbers are continuously increasing, rising, और this should be alarming for the rest of the world as well, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें लग रहा है कि हमने इस बीमारी से सॉर्ट ऑफ जान छुड़ा ली है। अल्लाह करे कि ये सिलसिला हमारी यहाँ ऐसे ही रहे। बिल्कुल, इसको कंफर्म्ड इसलिए ना समझें बिकॉज जब नंबर्स हमारे पास मतलब या तो जीरो में चले जाएं तो बात है ना। अभी भी पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो 5 अमवात हुई हैं ड्यू टू कोविड, 5 डेथ्स बिकॉज ऑफ कोविड। नए केसेस भी 315 आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो चुका हो। और पॉजिटिविटी रेट है 0.89%। बट हैविंग सेड दैट, ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं। इर्द गिर्द भी थोड़ा सा अब तो हमने सीख ही लिया है पिछले 1-2 सालों में कि थोड़ा सा गेज करना है, इर्द गिर्द देखना है कि क्या हो रहा है। सो दिस इज हैपनिंग ऑन अ बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर। इंडिया में ऑल्दो आबादी उनकी हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन 236 डेथ्स हैं और 7,000 से ज़ायद केसेस हैं, तो वहाँ भी कुछ सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, बहुत आइडियल नहीं है। खैर, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ पीपल एज इन द पॉपुलेशन, शायद ये इतना अलार्मिंग उनके लिए ना हो, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कोशिश से, और अल्लाह ताला की भी ख़ास रहमत रही है हमारे साथ, लिटरली रही है, ब्लेसिंग रही है हमारे साथ कि हमारे यहाँ कोविड से वो तबाही नहीं आई जिस तरह मुल्क बहुत से दुनिया के ममालिक में आई है। विच बाय द वे आज तक इट मेक्स मी वंडर, कभी कभार हम जब दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, लोगों से बातें करते हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो इट रियली अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है ये कि किस तरह हुआ, कि हम किस तरह बच गए। हमारा तो वो हाल ही नहीं हुआ जो बाकी दुनिया का हुआ है, तो इसका शुक्र भी करें और सर्टेनली क्रेडिट भी दें जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो हुकूमती इक़दाम थे, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया और पाकिस्तान की तारीफ इस ज़मीन में दुनिया भी करती है। तो उनकी तारीफ जहाँ बनती है वहाँ करनी भी चाहिए। मैं सोचता हूँ किसने लिखा होगा कोको कोरीना और क्या इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होगा। वंडर, वैसे मैंने ये सोचा नहीं था, वाकई मैंने क्यों नहीं सोचा, बट कोको कोरीना मतलब व्हाट वाज गोइंग ऑन, कोरियन, आई डोंट नो, बट यू नो दिस वाज रियली आउट ऑफ द बॉक्स एंड अहेड ऑफ इट्स टाइम, है ना। अच्छा, खैर IMF के साथ जनाब मुआहिदा हमारा हो गया है और पेट्रोल लीवी में हर माह
4 रुपये के हिसाब से इजाफा किया जाएगा अल्टीमेटली जब तक ये 30 रुपये पे ऑलमोस्ट ना पहुंच जाए। और क्या तफसीलात हैं आपको बता देते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्जे के लिए मुआहिदा बहाल हो गया है। अवाम मजीद महंगाई के लिए कमर कस लें। अब तो कमर कसने से ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, पेटियाँ शेटियाँ बांधनी पड़ेंगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया कि पाकिस्तान को IMF से $1 अरब मिलेंगे। IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने शौकत तरीन को मुबारकबाद दी, मगर आवाम को बिजली के नए झटकों की खबर भी सुनाई। वैसे मुबारकबाद shouldn't have been there। हाँ, मतलब बस एक्नॉलेज कर लें, मुबारक देने की क्या बात देने की क्या ज़रूरत है। फिर कहा कि चंद माह में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। साथ बैठे मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी ऐलान कर दिया कि पेट्रोलियम लीवी 30 रुपये तक ले जाने के लिए हर माह 4 रुपये से जायद बढ़ाने होंगे। सो इस सारी सूरत हाल पर कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये क्या हो रहा है? इस सारी सूरत हाल पर मुबारकबाद बनती है। मतलब हाई फाइव्स लग रहा है हमें तो, जैसे कि बहुत हम चाहते थे और ये हो गया। मन इनकी बातों से तो यही लग रहा है। साथ ही आपको बताएं कि IMF ने भी पाकिस्तान की कारकर्दगी को तो सराहा है, लेकिन ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मुआहदे की मुकम्मल बहाली पेश की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी और हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा और गवर्नेंस में बेहतरी लानी होगी। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वैसे बाकी होने चाहिए, द रेस्ट कैन वेट। टैक्स जो है वो टैक्स बेस मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। पाकिस्तान के साथ IMF का अप्रैल से मुअत्तल शुदा प्रोग्राम तो बहाल हो गया, लेकिन लग यही रहा है कि आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ पड़ेगा। टैक्स बेस बढ़ाने की बातें लिटरली हम अपने बचपन से सुन रहे हैं, जब हम स्टूडेंट थे तब से सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स छूट हासिल है और वो इसी तरह बात करेंगे। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ बिल्कुल, सोहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। सोहेल साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और बड़ी नजरें थी इस डील पर, तो क्या समझते हैं कि अब हमारे सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे? पहले कुछ बनेंगे और फिर हल होंगे, कैसे, क्या सोच रहे हैं? कुछ डिसिप्लिन तो ज़रूर आता है IMF के प्रोग्राम में होने से। जो आपकी फिस्कल और मॉनेटरी साइड पे जो स्लिपेजेस होती हैं और जो इनडिसिप्लिन होता है उसमें शॉर्ट टर्म में तो कुछ डिसिप्लिन आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मगर शॉर्ट टर्म में जो पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी और रुपया गिर रहा था, हो सकता है कि इस पे कुछ बेहतरी आए। अच्छा मोहम्मद सोहेल साहब, एक और मामला ये भी है कि हम तवक्को से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अब हमारी बढ़ा दिया गया है। अब इस तरह से रीएडजस्टमेंट तो नहीं हो सकेगी, तो क्या इकोनॉमी को स्लो करने का यही तरीका था हमारे पास, या फिर कुछ और ऑप्शंस भी थे, और आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया है और उसका रिजल्ट ये है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं वो पाकिस्तान की इनिशियल तवक्को से बहुत ज़्यादा हैं और स्टेबलाइजेशन के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, मगर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि IMF का ये वाला जो टूल है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो शायद IMF ने ये मुनासिब समझा कि पाकिस्तान को लोन देने से पहले मॉनेटरी टाइटनिंग और फिस्कल टाइटनिंग करवाई जाए, और मॉनेटरी टाइटनिंग में सबसे ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो इंटरेस्ट रेट है। इसका असर देखें होगा ये कि शॉर्ट टर्म में तो महंगाई बढ़ेगी, अगले 2-3 माह तक तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइजेस हैं वो भी ज़्यादा हैं, रुपए की कदर गिरी है तो इंपोर्ट्स महंगी हो गई हैं। मगर हमने देखा है कि जब आप टाइटनिंग करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल इकॉनमी में स्लो डाउन या स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो उसके कुछ अरसे के बाद 3 से 6 माह के बाद हमने पहले भी देखा है फिर महंगाई की शरह कम होती है। तो आम आदमी को 3 से 6 महीने में महंगाई से बड़ा फ़र्क पड़ेगा, मगर इसके बाद जाके कुछ महंगाई में स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा सोहेल साहब, ऑब्वियसली आवाम तो एक ही बात से कंसर्न्ड है जिसका जवाब शायद आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो सऊदी इमदाद मिली, अब IMF से भी बात बन गई है, लेकिन ना डॉलर कम हो रहा है, ना महंगाई की शरह कम होने का नाम ले रही है। तो क्या समझते हैं कि महंगाई की लहर में कब तक कमी आ सकती है? अगर लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि महंगाई को तो ख़त्म होते हुए 3 से 6 महीने लगेंगे जब ये स्टेबलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि आज तो हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और IMF का प्रोग्राम स्टेबलाइजेशन का है। जहाँ तक रुपए की कदर के सवाल है, आई थिंक उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएं, यानी वो हकीकत बन जाएं। सऊदी अरेबिया की भी जो इमदाद है 3 बिलियन की कैश डिपॉजिट की और 1.2 बिलियन की, उस पर अभी तक कोई इतलात नहीं है कि वो पैसे कब आने हैं।
और किस कंडीशंस पे आने हैं उसकी भी कोई इतलात नहीं है। इसी तरह जो IMF का एग्रीमेंट हुआ है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। इसके बाद कुछ पाकिस्तान को इक़दामात करने होंगे, जिस तरह उन्होंने हिंट दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी प्रायर एक्शंस की। इसके बाद IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद पैसे आएंगे। तो जब एक्चुअली पैसे करीब आने वाले होंगे या पैसे एक्चुअली सऊदी अरेबिया से और IMF से आ जाएंगे, उसके बाद करेंसी मार्केट में कुछ बेहतरी या कुछ स्टेबिलिटी नज़र आएगी। इससे पहले शायद करेंसी मार्केट थोड़ी सी डिप्रेस रहे, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये दोनों पैसे कब आएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मोहम्मद सुहेल साहब। सो अगले चंद महीने 3 से 6 महीने भी 6 महीने भी आवाम के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद तभी देखी जाएगी। एग्जैक्टली, कोई गारंटीज नहीं है, तो लिहाजा 6 महीने तो आप कमर कस सभी को अपने आप को ही कसने पूरा। हाँ एग्जैक्टली, मैंने तो एक और एक्शन भी किया था, लेकिन वो मतलब दैट्स जस्ट इन जोक्स। अच्छा जी, ट्रिब्यूट टाइम है ना, द ट्रिब्यूट टाइम। और चूंकि आपने वो कोको कोरिना का जिक्र कर ही दिया था ना, मेरे दिमाग में बजना स्टार्ट हो गया। तो हम बात करेंगे लाखों दिलों की धड़कन रहने वाले, वेल एजुकेटेड, वेरी वेल रेड हीरो, और जो बड़े चार्मिंग समझे जाते थे अपने ज़माने में, चॉकलेटी हीरो। और इनका हेयर स्टाइल भी सभी ने ऑलमोस्ट उस ज़माने के नौजवानों ने, इंक्लूडिंग आवर फादर्स एंड मामूज एंड अंकल्स, सब ने कॉपी किया। और वहीद मुराद साहब को हम याद कर रहे हैं, मद्दाहों से बिछड़े आज 38 ईयर्स, 38 साल हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि लोग उन्हें आज भी नहीं भूले। और आपको पता ही है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम बचपन से एसोसिएशन होती है, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ हमारी बचपन से एसोसिएशन होती है। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ हम लिटरली बड़े हुए हैं। और दुनिया भर में PNG के नाम से मशहूर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की नुमाया कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान में अपने कामयाब कारोबार के 30 साल मुकम्मल करने पर जश्न मना रही है। और पिछली 3 दिहाइयों में शानदार इन्वेस्टमेंट की है PNG ने, और अपनी बेहतरीन क्वालिटी ब्रांड से पाकिस्तानी सार्फिन का, कंज्यूमर्स का एतमाद भी हासिल किया है। और इसके CEO जनाब आदिल फरहत साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं लाइव। सो आदिल साहब, इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर PNG itself और फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द पाकिस्तानी कंज्यूमर्स एज वेल। बताइएगा कैसे आप अहाता करेंगे, हाउ वुड यू सम अप दिस जर्नी, और आगे के प्लान्स क्या हैं? First of all, Abdullah and Huma, thank you for having me. Good morning to you and all your viewers. Good morning. अल्हम्दुलिल्लाह PNG को पाकिस्तान में 30 साल हो गए हैं। द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग। हमने ये सफ़र शुरू किया था 1991 में विद द लॉन्च ऑफ आवर हेयर केयर ब्रांड हेड एंड शोल्डर्स। हमने 1994 में वी फॉलोड इट अप, हमने हब बलूचिस्तान के अंदर अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया विद एन एंटी बैक्टीरियल सोप ब्रांड कॉल्ड सेफगार्ड, जो आई एम श्योर आप और आपके व्यूज़ सारे जानते होंगे, आई होप यूज़ भी करते होंगे। उसके बाद 2010 में हमने पोर्ट कासिम के अंदर वी मेड अनदर इन्वेस्टमेंट इन आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एरियल लॉन्ड्री डिटर्जेंट हमने वहाँ पे मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। एंड देन ऑब्वियसली गिवन द सक्सेस ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स वी फॉलोड इट अप विद अ हेयर केयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहाँ पे हम अपने लीडिंग ब्रांड्स हेड एंड शोल्डर्स एंड पैंटीन बनाते हैं। सो आई थिंक ओवर द लास्ट 20 years alhamdulillah वी हैव kept investing the country. It has been a very successful so in a nutshell journey, Pakistan has been a good and we will continue to do that जी, Pakistan has been a good market for PNG और 30 साल से ये 20 साल से प्रेजेंस भी इधर है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मल्टीनेशनल से एक्सपेक्ट करते हैं जब वो जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में आए, और ख़ास तौर पे कोहेजन एक चीज़ है, जेंडर इक्वालिटी इज़ अनदर थिंग। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि क्या चेंजेस लाई है PNG इन द मल्टीनेशनल कल्चर ऑफ पाकिस्तान? जी, it's a very good question, Huma. So I'm very proud to tell you that the way we approach this, वो एक हमारा equality and inclusion का pillar है, जिसके अंदर gender diversity is a very important part. I'm very proud to tell you कि जो हमारा यहाँ head office है कराची में, उसके अंदर जो हमारी total population है 40% of that are females. And then I'm even prouder to tell you कि हमारे 50% जो function leaders हैं they are females. So we are very committed कि हम eventually we are going to go towards a world which is going to be a gender parity world, and within PNG globally and especially in Pakistan
we are going to continue to provide opportunity to all our female colleagues to make sure that they continue to grow their बड़ा careers. इंकरेजिंग होता है क्योंकि चलें स्ट्रेंथ में फीमेल्स को रखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे खवातीन का होना, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे, लीडरशिप वाली पोजीशंस पे खवातीन का होना इज सर्टनली एक ग्रेट, और हम यही चाहेंगे कि आपका ये सफ़र यूं ही चलता रहे। आदिल साहब, अब आगे के प्लान्स प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। यहाँ तक आपने कामयाबी हासिल कर ली, वी वुड सर्टनली लाइक PNG टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स ताकि हमारे यहाँ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, हमारे नौजवानों को और रोज़गार के मौके फराहम हों, कुछ नई प्रोडक्ट्स आएँ। तो कुछ हैं ऐसी चीज़ें जो पाइपलाइन में हैं जो प्रॉब्ली अब दुनिया के बाकी मुल्कों में आप लोग लॉन्च कर चुके हैं और पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं? देखें, गोइंग फॉरवर्ड एज आई सेड, हम बहुत कमिटेड हैं टू पाकिस्तान। आवर जर्नी हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। तो इंशाल्लाह ताला आप देखते रहेंगे कि हम जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वी विल कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस एज फार एज आवर प्रोडक्ट्स आर कंसर्न। हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, इफ़ आई कैन क्विकली रिकैप, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन एंड हर्बल एसेंसेस, हमारे हेयर केयर ब्रांड्स, पैम्पर्स डायपर्स, ऑलवेज सैनिटरी पैड्स, एरियल लॉन्ड्री डिटर्जेंट, पर्सनल हेल्थ केयर में वी हैव अ ब्रांड कॉल्ड विक्स विच आई एम श्योर इज़ अ हाउस होल्ड नेम नाउ, सेफगार्ड बैग। So I think all of these brands हमारे पास माशाल्लाह बहुत growth opportunities going forward. So we will make sure कि हम इसके अंदर invest करते रहें, and as the need and the demand comes, हम नई categories को, नई products को भी देखते हैं। Right, फरहत साहब, finally ये ज़रूर बता दें, क्योंकि one another thing that we expect from multinationals और ख़ासतौर पे इतने बड़े नाम हों अगर कंपनीज़ के, तो उनकी corporate social responsibilities भी काफ़ी होती हैं और बड़ी deep seated, deep rooted होती हैं। जब इतने decades से किसी मुल्क में काम हो रहा हो, बार-बार नाम ले रहे हैं ना, तो मुझे वो सेफगार्ड की सारी जरासीम को मारने वाली कैंपेन याद आ जाती है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा अपने CSRs जो भी आप लोगों के सोफार रहे हैं कुछ मेंशन कीजिएगा। देखें, ये I can speak for a very long time on this topic because this is very close to our heart. We approach this with a strategy called PNG being a force for good and a force for growth. इसके अंदर sustainability is a huge pillar. For example, we also are working on women's skill development and women education. We recently partnered with an NGO called Hope. We contributed with a contribution of $100,000 to set up 7 vocational centers in multiple districts in Pakistan. That impact has happened to help over 11,500 females. और आपको पता है कि जब आप female skill development के अंदर contribute करते हैं, so you are basically helping a full household earn a respectable living. So I think that's another area that we are very passionate about. Going forward, you will see PNG remain committed to these causes. COVID के अंदर also we make sure that we contribute significantly towards the personal protective equipment and so on and so forth. Absolutely. I'm sorry, if that's all the time we have. Adil Saab, thank you and keep doing what you're doing. And good luck to PNG for the future ventures. सिंध में सेहत की सूरत हाल जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत फ़ख्र करती है, उसमें ऑम्बड्समैन जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। सेहत की सूरत हाल पर मुहतसिब की सालाना रिपोर्ट ने सूबाई हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया है। ये सर्टनली ऑम्बड्समैन की रिपोर्ट है और ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट ये बता रही है कि इंतहाई इमरजेंसी में भी मुफ्त दवाइयाँ नहीं मिलती, अमले की कमी है, मरीजों के बढ़ते बोझ जैसे मसाइल सिर्फ अंदरूनी सिंध नहीं बल्कि कराची जैसे बड़े शहर के सरकारी अस्पतालों में भी मौजूद हैं और नए सरकारी अस्पताल बन नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और मौजूदा अस्पतालों को तो आपको पता ही है कि उसमें तिब्बी सहूलियात का बदतरीन फुकदान है, जहां 1200 मरीजों के लिए एक बिस्तर मौजूद है। कैन यू इमेजिन दैट? और हालात तो प्राइवेट अस्पतालों के भी कुछ अच्छे खास नहीं है, अनलेस यू पे अ बॉम्ब फॉर द फ्यू गुड हॉस्पिटल्स दैट वी हैव। और प्राइवेट अस्पतालों में भी खावर खान इज़्ज़त ठीक है, हमारे हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमें ज्वाइन किया इन्होंने कराची से। खावर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। खावर, सिंध हुकूमत बड़ा फ़ख्र करती है NICVD और दीगर इदारों में और अच्छा काम भी हो रहा है इन इदारों में, लेकिन ऑम्बड्समैन की जो रिपोर्ट है वो सर्टनली कुछ हक़ाइक़ से, ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठा रही है जो बड़े तशवीशनाक होने चाहिए फॉर सिंध गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंशियल। अच्छा, व्हाइल वी आर स्टिल वेटिंग फॉर खावर टू जॉइन अस, एक और बात, ये जो हम अच्छा जहाँ काम हो रहा है वो इट जस्ट नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड ताकि ज़्यादा अच्छा काम हो।
मतलब ज़्यादा तादाद में हो। सो वी डू हेयर, ये NICVD का आपने जिक्र किया है, हम खुद भी जाके फिर के आए हैं और एक्चुअली क्वाइट कमेंडेबल और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये इदारा है। बट देन दैट्स 1 और 2 और 3, मतलब कुछ और ये जो और पता है क्या, जब कोई निशानदही हो जाए ना तो फिर तो आपके लिए बेहतरी लाना आसान हो जाता है। सो अगर ये रिपोर्ट आ गई है जिसमें बता दिया गया है कि जनाब ये खामियां ये खराबियां हैं, तो फिर बेहतरी लाएं, फिर काम करें। खावर, व्हाट डज दिस रिपोर्ट से, क्या हैं इसमें हकायक और इस पे कोई हेल्थ मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ सामने आया है? We're trying to connect to Khabar. Khabar has a story for us, लेकिन हम ज़रा उनसे हमारा कनेक्शन अभी बन नहीं रहा। अभी बनेगा तो हम आपको बता देंगे। वैसे एक छोटी सी एक चीज़ अगर आप चाहें तो मैं मेंशन कर सकती हूँ कि इतने सालों में महकमा सेहत से बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं, लोगों की बड़ी शिकायत होती हैं और कुछ शिकायत के नंबर्स मैं आपको बताऊँ कि पिछले 30 सालों में 5790 शिकायत आई हैं, जिनमें से एड्रेस सिर्फ कोई 1000 हुई हैं। तो जब एक शिकायत आए कि कंप्लेंट हो, उस पर ज़रा नज़रसानी, उस पर गौर किया जाए, खाबर बताइएगा। खाबर, ये सिंध हुकूमत बड़ा फ़ख्र करती है NICVD और दीगर ऐसे इदारों में और कहते हैं जी हमारे यहाँ बड़ा इमैक्युलेट सेहत का निज़ाम है, लेकिन ओम्बुड्समैन की रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। और ये रिपोर्ट दरअसल क्या कहती है ये हमें बताइए, और फिर सिंध गवर्नमेंट या फिर वजारत सेहत सिंध का कोई मौक़िफ़ इस पर सामने आया? जी अब्दुल्ला और हुमा, जो सूरत हाल है, जो दावे किए जाते हैं कि जी सिंध भर में जो है मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लोगों के घरों पर जो है तिब्बी सहूलियात पहुंचा दी गई हैं, लेकिन जो महकमा जो सिंध है उसी का सूबाई मुहतसिब आला ने जो रिपोर्ट तैयार की है गुज़िश्ता 1 साल के दौरान, जो सेहत के जो बुनियादी मराकज़ हैं जिसमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स है, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसके साथ साथ जो रूरल हेल्थ सेंटर्स जो कि अंदरून सिंध के अंदर कायम हैं, उनकी जो हालत है वो उसका एक आईना पेश किया गया है कि जी तकरीबन 41,000 से ज़्यादा बिस्तर हैं और 1200 लोगों पर जो है एक बिस्तर जो है अस्पताल के अंदर वो मौजूद है, जो कि आलमी इदारे सेहत की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। सूरत हाल ये है कि जब ये तहकीकात की गई हैं और जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें बुनियादी मसला जो अद्वियात की अदम फराहमी है, और वो ना सिर्फ वार्ड्स में, क्लिनिक्स में, बल्कि जो शोबा हादसात है, जो एमरजेंसी के जो वार्ड्स हैं अस्पतालों के अंदर, ख़ास तौर पर बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स के अंदर, वहाँ पर जो है अद्वियात मौजूद नहीं है, जो मशीनरीज़ हैं, जो आलात हैं वो नाकिस हैं और गैर फ़ाल हैं। इसके साथ साथ जो अमला है वो भी गैर तरबियत याफ्ता है। जो दीगर बड़ा मसला सबके सामने आ रहा है कि जी वो डॉक्टरों की तैनातियाँ, उनकी तकर्रुरियाँ, उनकी तबादले, वो एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है। दूसरा बड़ा मसला जो सामने आ रहा है इस रिपोर्ट के अंदर जो पेश किया गया है वो ये कि जी मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान अक्सर देखते कि तल्ख कलामियाँ हो जाती हैं। जो प्यारा जब तीमारदार जो अपने प्यारे को लेकर अस्पताल पहुँचता है और फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालबा करता है और जो डॉक्टर्स की जानिब से कहा जाता है कि जी आप वेट करें, हम देख रहे हैं, तो उस तमाम सूरत हाल के बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। तकरीबन 3000 से ज़ायद केसेस हैं सिर्फ़ और सिर्फ पूरे साल के अंदर। 1700 के करीब जो रिपोर्ट जो तहकीकात की जा रही हैं, अभी उनके नताइज मौसूल नहीं हुए कि जी वो तहकीकात कहाँ तक पहुँची जो शिकायत मुहतसिब आला को मौसूल हुई थी। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए सूबाई महकमा सेहत सिंध ने और हुकूमत सिंध ने जो है हेल्थ केयर कमीशन बनाया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में उस हेल्थ केयर कमीशन पर भी जो है सवालिया निशान उठाए गए हैं कि जी वो अपना काम जो है मुकम्मल तौर पर सही तौर पर नहीं कर रहा है, जिसके बायस ये शिकायत मौसूल हो रही हैं। अच्छा, अब ये रिपोर्ट आ गई, इस पे आपने रब्ता किया वजारत सेहत या वज़ीर सेहत साहिबा से रब्ता किया कि वो क्या कहती हैं, क्या मौक़िफ़ है उनका इस रिपोर्ट के ऊपर, कोई उनका स्टांस सामने आया? जी अभी तक जो है कोई इस सिलसिले में जो है ना ही महकमा सेहत की वज़ीर, ना ही सेक्रेटरी और ना ही जो तर्जुमान है उनके कोई इस सिलसिले में उन्होंने बात की है कि जी क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है, नहीं है। रिपोर्ट जो है क्योंकि ख़ुद मुहतसिब आला ने वज़ीर आला सिंध को पेश की है, तो उससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि जो जवाब आएगा वो महकमा सेहत के ज़रा ये कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से जवाब दिया जाएगा की तरफ से फिर कोई वाकई एक्शन होना चाहिए और उनको फिर नज़रसानी करनी चाहिए कि अगर मुहतसिब आला सिंध ये कह रहे हैं कि ये खामियां हैं तो सर इन खामियों को दूर करें फिर। और मतलब रिसर्च हुई होगी, देन दे मस्ट हैव कम अप विद व्हाट इज गोइंग ऑन, पूरी एक असेसमेंट। और आपको बताएं कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की 80 बसें 80 बसेस चीन से कराची पहुंच गई, लेकिन ट्रैक तक ना पहुंच सकी। और साथ ही बताते हैं कि बसेस की दूसरी खेप जो है वो कराची पहुंचने 1 महीना गुजर गया है, लेकिन शहरी शिद्दत से मुंतज़िर है कि ये बसें
ट्रैक पर कब आएंगी। मतलब सारी बात ये है कि बसें आ चुकी हैं। ये भी सुन लीजिए, ये भी सबको इतराक होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 2018 में ये प्रोजेक्ट तकरीबन आधा मुकम्मल हो चुका था और उसके बाद चौथा साल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ We are just sitting on it basically. We are just sitting on it. गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ऐलान तो यही किया था कि नवंबर के आखिर तक बसें चल पड़ेंगी, लेकिन मौजूदा हालात में अभी भी एक ट्रैक अधूरा है। नवंबर में बसें चलने के आसार नजर नहीं। नवंबर इज ऑलमोस्ट ओवर। आज 23 नवंबर है, तो इतराक है तारीखों का बड़ा खूबी। और खुरम शेर जमान हमारे साथ मौजूद है। तारीखों का इतराक क्यों है वो एक और कहानी है, लेकिन अभी खुरम शेर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर सिंध ने खुरम साहब ऐलान किया था, आपको याद होगा, इनफैक्ट हमारी पर्सनली उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि बस ये शुरू होने ही वाली है, लेकिन नवंबर का महीना तकरीबन निकल गया है, स्टेशंस पर अभी तक काम जारी है, तो क्या सीन है सर इनका? जी जनाब, बिल्कुल दिन रात काम हो रहा है ग्रीन लाइन पे। और याद रखें कि जो मिनिस्टर ग्रीन लाइन को देख रहे हैं उनका नाम असद उमर है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने NCOC और बाकी तमाम मामलात को देखा है। सो बड़ी मेहनत से काम हो रहा है, दिन रात मैंने आपको बताया काम हो रहा है, बहुत तेज़ रफ्तार से काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि 29 नवंबर का टाइम जो है वज़ीर आज़म साहब से मांगा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली 29 नवंबर को वज़ीर आज़म साहब की कुछ और कमिटमेंट्स हैं, वो बिज़ी हैं। सो लिहाजा डिसाइड आज तक की तारीख तक तो ये हुआ है कि दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर वज़ीर आज़म साहब कराची आएंगे और इस ग्रीन लाइन की इनाग्रेशन जो है वो वज़ीर आज़म साहब ख़ुद करेंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के जितने भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस्ड हैं उस मामलात में बहुत ज़्यादा सीरियस है और हमारी पूरी कोशिश है कि जो टाइम लाइन दी गई है उसमें 15-20 दिन तो ज़रूर ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूर बिल्कुल भी पूरे नहीं होंगे। जिसमें आपको मालूम है कि KCR का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको भी उसको भी असद उमर साहब देख रहे हैं। उसके अलावा K4 का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जी खुरम साहब, जो टाइमलाइंस दी गई हैं उनसे तो खैर बहुत आगे पीछे बात जा चुकी है, तो लिहाजा वो वादे तो उन पर गौर नहीं करना चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का कहना है कि ग्रीन लाइन बस सर्विस का पेशावर BRT से भी बुरा हाल है, तो उन्होंने तो ये कंपैरिजन दे दिया है। बस सर्विस शुरू भी नहीं हुई, आप लोगों की आपसी लड़ाई में कराची के अवाम जो हैं वो पिस रहे हैं, ये हम आपको बता दें। तो कहीं ये बस सर्विस सियासत के नज़र ना हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या कहेंगे आप इस पे? अच्छा देखें, ये वही वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं जो पिछले 3-4 साल से कह रहे हैं कि मैं 200 बसें ले आऊँगा, मैं 250 बस ले आऊँगा। उससे पहले एक और वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे जिन्होंने कहा कि हम 10,000 बसें कराची में चलाएंगे। सो देखें, कम से कम मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर हैं उनकी किसी बात के ऊपर यकीन ना किया जाए। आज तक इनके जितने वादे हुए 14 साल में ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में कभी भी वो पूरे ना हो सके। आज भी कराची के शहरी जो हैं वो टूटी फूटी बसों के अंदर सफ़र करते हैं और टूटे फूटे रिक्शों के अंदर सफ़र करते हैं। हालात आपके सामने हैं। हमने जो कमिटमेंट की वो पूरे करेंगे। बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आप देख रहे हैं ये बसेस आ रही हैं और आपको याद रहे कि इन बसेस को चलाने की ज़िम्मेदारी जो थी वो सिंध हुकूमत की थी। आज से 1.5 साल पहले सिंध हुकूमत ने कहा कि हम इन बसेस को नहीं चला सकते, वफाक से मदद मांगी गई, वफाक ने इनकी गुजारिश को जो है वो एक्सेप्ट किया और ये डील हुई है कि वफाकी हुकूमत जो इन बसेस को चलाएगी, इसका IT सिस्टम पूरा मुकम्मल करेगी, 3 साल के लिए चलाएगी और 3 साल के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली सूबाई हुकूमत को ट्रांसफ़र हो जाएगी। 3 साल बाद आप जानते हैं इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की सूबे सिंध के अंदर हुकूमत होगी। लिहाजा मैं कराची के लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कम से कम पीपल्स पार्टी की बातों में तो कराची वाले तो आने नहीं लगे। पेशावर की BRT डेफिनेटली एक नया प्रोजेक्ट था, एक नया वेंचर था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आपके सामने मुश्किलात ज़रूर आती हैं, हर मुल्क में मुश्किलात आती हैं, लेकिन उसको किस तरीके से उसको टेक ओवर किया गया और किस तरीके से उसको चलाया जा रहा है। पूरा पेशावर जो है आज BRT से बहुत ज़्यादा खुश है और ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है PTI KP गवर्नमेंट। अच्छा एक बात तो हम आपकी बात मान गए नहीं, लेकिन जो इन्होंने कहा है ना सिंध हुकूमत में जो मिनिस्टर्स जो हज़ारों बसों की बातें करें, वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो ऐलानात मुतअद्दिद बार हो चुके हैं, लेकिन ये भी आप बड़े कॉन्फिडेंट है कि 3 साल बाद वो कहते हैं PTI की हुकूमत होगी। और पेशावर BRT का हम क्या कहेंगे, हमें तो किसी ने बुलाया नहीं, हमने तो देखी ही नहीं। अच्छा जी, थैंक यू वादे वो भी रहे एक क्रिकेट के हवाले से लास्ट बात जो हमने आपसे शेयर करनी है कि हमारी कामयाबियों का जिक्र जरा बताएं। बिल्कुल जी, आपको जल्दी से बता दें कि इस साल T20 मैचेस में मैक्सिमम विंस जो हुई हैं वो पाकिस्तान की हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए। 26 टोटल मैचेस में से 17 विंस जो थी वो पाकिस्तान। लास्ट 9 मैचेस हमने लास्ट 9 मैचेस जो हमने जीते उसमें 9 मुख्तलिफ मैन ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द मैच। दैट टेल्स यू बाय द वे सारे वो हैं कि कितनी
इतनी ऑल राउंडर किस्म की टीम है कि इसका इन्हिसार किसी एक या दो प्लेयर्स पे नहीं। पूरी टीम में माशाल्लाह कोई ना कोई स्टार जो है ना वो हर मैच में निकल के सामने आता है। वी कैन सी यू टुमारो। बाय, हैव अ ग्रेट